my dear students, I am Prerna, your home science mentor. I welcome you all my YouTube channel Home Science Junction. So student, आप सभी का मेरी आज की क्लास में स्वागत है। जल्दी से मेरे साथ सेशन में जुड़ जाएंगे स्टूडेंट, सेशन को लाइक शेयर करेंगे और आज की क्लास में फिर से आप लोगों के लिए मैं लेकर आई हूँ सुपर 30। तो चलिए स्टूडेंट, आज की क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं आज के क्वेश्चंस क्या रहने वाले हैं जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहेंगे आपके आने वाले एग्जाम के लिए। तो चलिए स्टूडेंट, आज की क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या रहने वाला है। क्वेश्चन आप लोगों के सामने है स्टूडेंट, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। अंकुरित भोजन का उदाहरण क्या होता है, आपको बताना है। एन एग्जाम्पल ऑफ जर्मिनेटेड फूड इज, बताइए स्टूडेंट। क्वेश्चन आपके सामने है कि अंकुरित भोजन का उदाहरण क्या होता है। अंकुरीकरण होता क्या है स्टूडेंट? अंकुरीकरण होता है जर्मिनेशन प्रोसेस, यानी कि ये एक तरीके का एक मेथड है जिसको फूड की क्वालिटी को इन्हेंस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब ये है कि भोजन की गुणवत्ता को सुधारने के लिए हम जो तरीके अपनाते हैं उनमें से एक तरीका है आपका अंकुरित करना या फिर अंकुरण मेथड। ठीक है, सो यहाँ पे आपके क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? उगे हुए साबुत मूंग। ये आप लोगों का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, आपके क्वेश्चन का सही आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट? उगे हुए साबुत मूंग, यानी कि जो जर्मिनेटेड आपके मूंग दाल होती है, स्प्राउट्स होते हैं, वही आपके यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। जो अंकुरण का प्रोसेस होता है स्टूडेंट, इसमें क्या होता है कि जो बीज होते हैं वो पानी को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, उनमें जो आपका क्या होता है स्टूडेंट, जब वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो वो स्वेल होके फट जाते हैं और उनमें से शाउट बाहर निकल जाता है, यानी कि जो आपका एक पूरा अंकुरण वाला एक वाइट कलर का आपको स्ट्रैंड दिखता है वो बाहर निकल आता है। ओके, और ये एक ऐसा मेथड होता है जिससे हमारे फूड की क्वालिटी इन्हेंस होती है, क्योंकि उसमें विटामिन सी भी बढ़ जाता है, उसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी बढ़ जाता है, उसकी डाइजेस्टिबिलिटी भी बढ़ जाती है। आपको पता है ना कि अंकुरण आप ज़्यादातर दालों का करते हो, है ना। एंड साबुत दालों का जब अंकुरण कर दिया जाता है ना तो उनकी डाइजेस्टिबिलिटी इंप्रूव हो जाती है, वो बहुत आसानी से पचने योग्य हो जाती हैं और उनके अंदर जो विषैले पदार्थ होते हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं। ओके, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन दिया गया है क्रेटिनिज्म बौनापन में निम्न विशेषता चित्रित होती है। आपको बताना है जो क्रेटिनिज्म होता है स्टूडेंट, जिसको बौनापन भी कहते हैं, उसमें निम्नलिखित में से क्या विशेषता आपको देखने के लिए मिलती है। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात बता देती हूँ स्टूडेंट कि क्रेटिनिज्म आखिर है किससे संबंधित, ये भी आपको पता होना चाहिए कि क्रेटिनिज्म किस चीज़ की प्रॉब्लम है। तो ध्यान रखिएगा, जो क्रेटिनिज्म प्रॉब्लम है वो किसकी है स्टूडेंट? आयोडीन की है ना। ये ध्यान रखिएगा, ये किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से होता है। सो क्रेटिनिज्म बौनापन में निम्न विशेषता जो हमें चित्रित होती है वो क्या होती है स्टूडेंट, बताइएगा भाई। आपको पता है कि क्रेटिनिज्म है, समस्या है किसकी? आयोडीन की। भाई आयोडीन की समस्या है तो हमें क्या देखने के लिए मिलेगा क्रेटिनिज्म में? मंद शारीरिक तथा मानसिक वृद्धि। एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, हमें क्या देखने के लिए मिलेगा स्टूडेंट? मंद शारीरिक एवं मानसिक वृद्धि। ठीक है, इसको अच्छे से समझेंगे कि जो क्रेटिनिज्म होता है उसमें आपको क्या देखने के लिए मिलता है कि जो शारीरिक और मानसिक वृद्धि है उसमें बाधा आ जाती है, वो बाधित हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट, क्या आप लोगों का क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन आपके सामने है। जल जाने की अवस्था में निम्न उपचार तुरंत करना चाहिए। भाई अगर कोई व्यक्ति जल गया है तो हमें कौन सा ऐसा उपचार है जो तुरंत करना चाहिए? यदि कपड़ों में आग लगी हो तो उस व्यक्ति को भगाना चाहिए। जले हुए हिस्से बर्नॉल तथा पर एंटीसेप्टिक मलहम लगाना चाहिए। यदि फोफले बन जाएं तो उन्हें फोड़ देना चाहिए। सभी विकल्प सही हैं। तो बताइए स्टूडेंट, क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा? भाई एक व्यक्ति है अगर और वो जल गया है, सो जलने की अवस्था में आप क्या उपचार करेंगे? ठीक है, वो कौन सा ट्रीटमेंट होगा स्टूडेंट जो आप उसे तुरंत देने की कोशिश करेंगे? सो बताइए मुझे क्या बनेगा आपके क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर? क्या हो जाएगा एग्जैक्टली हमारा सही आंसर स्टूडेंट? कि अगर हम बात कर रहे हैं उस बच्चे की, है ना, या कुछ बड़े इंसान की जो जल गया है, सो क्या ट्रीटमेंट आपको फॉलो करना होगा? क्या ऐसा है जो आप फॉलो अप करेंगे? बताइए एक बार, क्या होगा आपका यहाँ पे सही आंसर? सबको आंसर देना है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखेंगे। हमारे क्वेश्चन का सही आंसर क्या जाएगा स्टूडेंट? कि जो जला हुआ हिस्सा होता है उस पर बर्नॉल लगाएंगे और एंटीसेप्टिक मलहम लगाएंगे। ओके,
क्या करेंगे स्टूडेंट, जो जला हुआ हिस्सा होता है उस पर बर्नॉल लगाएंगे और उस पर क्या लगाएंगे, मलहम लगाएंगे। ये दोनों चीज़ों को अप्लाई करेंगे, यही हमारे पास एक बेस्ट तरीका होता है जले हुए से आराम दिलाने का, है ना। जो जल गया है व्यक्ति उसे रिलीफ पहुंचाने के लिए। चलिए, बर्नॉल आपको पता है मदद करती है, और एंटीसेप्टिक का क्या करना चाहिए, मलहम हमें लगाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट, क्या दिया गया है। क्वेश्चन आपके सामने है, बीआईएस द्वारा उत्पन्न किया हुआ चिन्ह जो कागज तथा जूट के थैलों पर तथा प्लास्टिक के सामान पर अंकित होता है वो कौन सा चिन्ह होता है। एक बार ध्यान से देख लीजिए, क्वेश्चन क्या कहता है कि जो बीआईएस द्वारा उत्पन्न किया हुआ चिन्ह होता है जो कागज तथा जूट के थैलों पर तथा प्लास्टिक के सामान पर अंकित होता है वो आपका कौन सा मार्क होता है। अब यहाँ पर एक बात का ध्यान रखिएगा, ये जो बीआईएस है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है स्टूडेंट, लिख लीजिएगा, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। ओके, इसको लिख लेंगे स्टूडेंट, इसे हिंदी में कहते हैं भारतीय मानक ब्यूरो। ओके, तो ये इसका हो गया पूरा नाम। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन के आंसर की। क्वेश्चन का आंसर बनेगा यहाँ पे इको मार्क। एक बार ध्यान से देख लीजिए स्टूडेंट, क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे इको मार्क आपका सही आंसर हो जाएगा। आप लोग जानते हो स्टूडेंट की जो होल मार्क होता है वो गोल्ड पे लगता है ना। जो आपका क्या होता है सिल्क मार्क होता है वो आपका किस पे लगता है, सिल्क पे लगता है, रेशम पे लगता है। वूल मार्क किस पे लगता है स्टूडेंट, वूल पे लगता है। तो आपका सही आंसर क्या बचेगा, इको मार्क, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन है, टर्म अकाउंट निम्न को कहा जाता है। आपको बताना है स्टूडेंट कि जो टर्म अकाउंट है वो किस अकाउंट का दूसरा अनदर नेम होता है। क्वेश्चन अच्छे से समझ लीजिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है स्टूडेंट कि जो आपका टर्म अकाउंट होता है वो आपका किस अकाउंट का अनदर नेम होता है। आप टर्म अकाउंट किस अकाउंट को कहते हो, ये आपका क्वेश्चन है। सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, करंट अकाउंट एंड पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट। आपको बताना है कि जो टर्म अकाउंट है वो हम किस अकाउंट को कहते हैं। ओके, सो यहाँ पे मैं आपको एक बात बता देती हूँ स्टूडेंट कि जो आपका टर्म अकाउंट होता है ये एक ऐसा अकाउंट होता है जिस पे आपको इंटरेस्ट काफ़ी अच्छा मिलता है। ठीक है, और जो आपका ये जिस अकाउंट का दूसरा नेम होता है वो अकाउंट कौन सा होता है स्टूडेंट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। यानी कि जो आपका एफडी अकाउंट होता है उसी का ही दूसरा नाम क्या होता है स्टूडेंट, टर्म आपका टर्म अकाउंट होता है। यानी कि जो फिक्स डिपॉजिट अकाउंट है, एफडी अकाउंट है, उसी का अनदर नेम क्या होता है, टर्म अकाउंट होता है। इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन आपके सामने है, वसा में विकृत गंधिका निम्नलिखित की वजह से होती है। यानी कि जो फैट होती है स्टूडेंट, जो फैट होती है वो रेंसिड हो जाती है। रेंसिडिटी आप समझते हैं ना कि फैट का क्या हो जाना, खराब हो जाना, है ना, फैट का उपयोग के योग्य ना रहना। सो जो फैट में विकृत गंधिका होती है वो किसकी वजह से होती है, ये आप लोगों का क्वेश्चन है। एक बार आंसर देखिएगा और मुझे बताइए कि क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा। जो फैट में आपके क्या होता है, जो फैट है आपकी वो रेंसिड हो जाती है, किसकी वजह से फैट रेंसिड होती है। तो एक बात का ध्यान रखो स्टूडेंट, आपके क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि जो फैट होता है वो ऑक्सीडेशन और लाइट दोनों की वजह से ही रेंसिड होता है। जब आप फैट को खुला छोड़ देते हैं तो उसकी स्मेल पे इफेक्ट आता है, यानी कि जो उसकी एक तरीके से मैं कहूँ जो उसके अंदर एक खुशबू होती है, जो एक गंध होती है वो दुर्गंध में बदल जाती है, उसका कलर प्रभावित होता है, वो रेंसिड हो जाती है, वो खाने योग्य नहीं रहती है ना। सो ये सारी प्रॉब्लम फैट में देखने के लिए मिलती हैं। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन है स्टूडेंट, भोजन को एक बंद डिब्बे में डालकर एक बड़े बर्तन में डालना जिसमें उबला हुआ पानी हो और पकाना क्या कहलाता है। भाई क्वेश्चन अच्छे से समझो, क्वेश्चन क्या दिया गया है कि भोजन को एक बंद डिब्बे में डालकर एक बड़े बर्तन में डालना जिसमें उबला हुआ पानी हो और पकाना, ये क्या कहलाता है। बताइए स्टूडेंट्स, आपको बताना है कि भाई भोजन को एक बंद डिब्बे में डालकर एक बड़े बर्तन में डालना जिसमें उबला हुआ यानी कि उबलता हुआ पानी हो और पकाना क्या कहलाता है। हम उबलते हुए पानी में डाल रहे हैं तो ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी स्टूडेंट, ये आपको बताना है। बताइए भाई,
putting the food into a closed container and immersing in a bigger vessel containing boiling water is known as। यहाँ पे मैं आपको पहले एक बात समझा देती हूँ कि आखिर ये पर बॉइलिंग क्या होता है। देखो पर बॉइलिंग का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, ये एक तरीके का ना कौन सा मेथड होता है, हाइड्रोथर्मल मेथड होता है। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा, ये कौन सा मेथड होता है स्टूडेंट, हाइड्रोथर्मल मेथड होता है। हाइड्रो मतलब पानी भी है, थर्मल मतलब दबाव भी है ना। सो हाइड्रोथर्मल मेथड होता है पर बॉइलिंग। ठीक है ना। अब ये जो पर बॉइलिंग है स्टूडेंट, इसमें हम करते क्या हैं, पहले तो हम इसको क्या करते हैं, भिगोते हैं। जो भी हमारा फूड प्रोडक्ट होगा उसको हम भिगोएंगे और फिर हम उसे भाप में पकाएंगे, यानी कि स्टीम करेंगे। ओके, बट यहाँ पे हमारे क्वेश्चन का सही आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट, अप्रत्यक्ष भाप विधि, यानी कि इनडायरेक्ट स्टीमिंग मेथड। एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, यहाँ पे आपके क्वेश्चन का सही आंसर क्या बन जाएगा स्टूडेंट, अप्रत्यक्ष भाप विधि, ये आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन क्या दिया गया है आपके सामने, क्वेश्चन देखो अच्छे से। क्वेश्चन ये रहा भाई, यह रोग एक वायरस के कारण होता है। आपका इनमें से कौन सा ऐसा रोग है स्टूडेंट जो कि एक वायरस की वजह से होता है। अब देखो यहाँ पे ध्यान रखना, डिप्थीरिया आपको किसकी वजह से होता है, कोर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरी की वजह से होता है। आपको काली खांसी किसकी वजह से होती है स्टूडेंट, जो काली खांसी होती है वो बॉर्डुटेला पर्ट्यूटिस की वजह से होती है। ट्यूबरकुलोसिस किसकी वजह से होता है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वजह से होता है ना। सो मीजल्स ही यहाँ पे एकमात्र ऐसा बचेगा जो किसकी वजह से होता है, वायरस की वजह से होता है। सो ये मीजल्स आपका यहाँ पे एक लौता आंसर हो जाएगा जो किसकी वजह से होता है, वायरस की वजह से होता है। ऐसे क्वेश्चन में आपको जस्ट एलिमिनेशन लगाना है, ये तीनों एलिमिनेट हो रहे हैं बहुत आसानी से और आपको लास्ट वाला ऑप्शन बच जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन आपके सामने है, बोरियत थकान निम्न का परिणाम होती है। आपको बताना है जो बोर्डरूम फटीग होती है वो किस चीज़ का परिणाम होती है। अब देखो यहाँ पे एक बात तो बड़े अच्छे से समझ लो कि जो बोरियत थकान होती है वो शारीरिक थकान नहीं होती, वो मानसिक थकान होती है। इतना आप लोगों को फंडा क्लियर रहना चाहिए कि जो बोरियत थकान होती है वो शारीरिक थकान नहीं है, वो मानसिक थकान है। और मानसिक थकान किसकी वजह से होती है स्टूडेंट, जब हम एक जैसे काम को लगातार करते रहते हैं, है ना। एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, जब हम एक जैसे काम को लगातार करते रहेंगे यानी कि हमारे काम में क्या रहेगी, मोनोटोनी रहेगी, है ना। हम मोनोटोनस अपने काम को करते रहेंगे, एक ही जैसा काम, एक ही जैसा पैटर्न, एक ही जैसी लाइफस्टाइल, एक ही जैसा रूटीन, ये अगर हम फॉलो करेंगे तब हमें बोर्डरूम फटीग होती है। ओके, सो ये हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चलिए, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है स्टूडेंट, क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है जो आपके सामने दिया गया है। बताइए भाई, क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा। कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको उनमें से क्या करना है, एक बेस्ट स्टेटमेंट को चुनना है। काजू तथा अखरोट कोलेस्ट्रॉल के अच्छे स्रोत हैं, ठीक है। लिनोलिक अम्ल एक आवश्यक वसीय अम्ल होता है। फिनाइलएलेनाइन एक गैर नॉन आवश्यक अमीनो अम्ल होता है और सभी विकल्प सही है। बताइएगा एक सत्य कथन इनमें से कौन सा हो सकता है, ये आपको चुनना है। क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट, लिनोलिक एसिड इज एन एसेंशियल फैटी एसिड। ओके, ये आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट कि जो लिनोलिक अम्ल होता है वो एक आवश्यक वसीय अम्ल होता है। इतना आप लोग ध्यान रखेंगे, यही आपके क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन है स्टूडेंट, डेनिम जीन एंड ट्वीड निम्न के उदाहरण होते हैं। अब देखो आपने डेनिम के बारे में भी काफ़ी अच्छे से सुना हुआ है, जीन के बारे में भी काफ़ी अच्छे से सुना हुआ है ना। जब दो आंसर हमारे पास मेजॉरिटी में हैं जिनको हम पहचान सकते हैं तो तीसरा नहीं भी पहचानेंगे तभी भी हमें समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सो डेनिम और जीन के बारे में आप लोग जानते हैं। ट्वीड के बारे में आपको बताने की कोशिश करती हूँ स्टूडेंट, ये आपका जो होता है ये
टाइटली वोवन कपड़ा होता है, यानी कि टाइटली बुना हुआ कपड़ा, टाइट करके कसा हुआ एक बुना हुआ कपड़ा होता है जो जनरली वूल से बना हुआ होता है ना। एंड डेनिम, जीन एंड ट्वीड, ये किस चीज के बने हुए कपड़े होते हैं स्टूडेंट? ये सब ट्विल बुनाई के बुने हुए कपड़े होते हैं। इसकी विशेषता क्या होती है? तिरछी रेखाएं, है ना। जो आपकी ट्विल बुनाई होती है उसकी विशेषताएं तिरछी रेखाएं, और इसका एंगल होता है 45 डिग्री। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इसका एंगल कितना होता है? 45 डिग्री होता है। ओके, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं क्या दिया गया है। 3 साल व अधिक उम्र के बच्चे विपरीत लिंग के माता पिता की ओर आकर्षित होते हैं, इसे क्या कहा जाता है? आपको बताना है। 3 साल व अधिक उम्र के बच्चे विपरीत लिंग के माता पिता की ओर आकर्षित होते हैं, इसे किस नाम से जाना जाता है? इसे क्या कहा जाता है? आपको ये बताना है। बताइए स्टूडेंट्स, क्या बनेगा क्वेश्चन का सही आंसर? सब लोग आंसर देंगे कि 3 साल के व अधिक उम्र के बच्चे विपरीत लिंग के माता पिता की ओर अधिक आकर्षित होते हैं, इसे हम किस नाम से जानते हैं? ये क्या होगा हमारे क्वेश्चन का सही आंसर? ओके जी, बताइएगा मुझे। सब लोगों को आंसर देना है कि क्वेश्चन का सही आंसर यहाँ पे क्या बनेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक चीज समझ जाओ। यहाँ पे आपका लिखा है ये नार्सिसिस्टिक अवस्था, इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट? पहले मैं आपको इसका मतलब बता देती हूँ। ये एक ऐसी अवस्था है जो कि सिगमंड फ्राइड के अकॉर्डिंग एक डिसऑर्डर है कि बच्चा इसमें अपनी सेल्फ इमेज से प्यार करने लग जाता है, यानी कि वो खुद से ही प्यार करने लग जाता है, वो अपनी ही सेल्फ इमेज को लेकर रिफ्लेक्ट होने लगता है। पर उनके अकॉर्डिंग अगर ये वो प्यूबर्टी के टाइम के बाद भी करता है तो ये उसके लिए एक भयंकर डिसऑर्डर बन जाता है। शुरुआती दौर में करे तो ठीक है, बाद में करेगा तो उसके लिए डिसऑर्डर बन जाएगा। ओके, क्योंकि वो गलत आदतों में पड़ जाता है। ठीक है, समलैंगिक की अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट, तो जब सेम जेंडर में इंटरेस्ट बनता है, माता का मतलब मान लीजिए लड़की है तो उसका माता में, लड़का है तो उसका पिता में, है ना। विषम लैंगिक का मतलब क्या है? जब उनका अपोजिट में बनता है। बट यहाँ पे हमने क्या बात की है कि अट्रैक्ट होते हैं, एक के लिए अट्रैक्ट होंगे और एक के लिए क्या होंगे? अट्रैक्ट नहीं होंगे, है ना। सो यहाँ पे आप समझिए इसे अच्छे से क्या होगा। इस क्वेश्चन का जो एक परफेक्टली आंसर आप लोगों के पास बैठेगा वो होगा ओडिपस। एक बार ध्यान से देख लीजिएगा स्टूडेंट, यहाँ पे सही आंसर आपका बनेगा ओडिपस। अब इसके बारे में आपको बताती हूँ इसमें होता क्या है कि जनरली 5 साल की उम्र तक के जो लड़के होते हैं ना, तो उनमें क्या होता है स्टूडेंट, अपनी माता को लेके थोड़ी सी एक होती है ना कि एक सेक्सुअल डिजायर या एक काम वासना वाली जो एक फीलिंग होती है, वो माता को लेके क्या होती है? जागृत होती है, और वो अपने पिता से चिढ़ना शुरू कर देते हैं। ये वो वाला टाइम होता है। ओके, सो यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन आपके सामने है स्टूडेंट, शिशु के पैर के तलवे को छूने से तलवे तथा उंगलियों का बाहर फैल जाना तथा अंदर मुड़ना क्या कहलाता है? भाई आप क्या कर रहे हो? बच्चे के तलवे पे ऐसे ऐसे हाथ कर रहे हो, या तो वो पैरों को ऐसे मोड़ रहा है या वो ऐसे मोड़ रहा है, ये आखिर क्या कहलाता है? ये आपको बताना है। अब इतना तो क्लियर है कि ये एक तरीके का रिफ्लेक्स है, क्योंकि सारे ऑप्शन आपके रिफ्लेक्स के दिए हुए हैं। बट ये है कौन सा रिफ्लेक्स, ये आपको पहचानना है। तो बताइए क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा? बताइए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या होगा? जो बच्चा ऐसा करता है वो कब करता है, यानी कि हम उसके अगर पैरों के तलवों पे इस तरीके से उंगली कर रहे हैं, वो या तो बाहर की तरफ कर रहा है उन्हें या अंदर की तरफ कर रहा है, ऐसा वो कब करता है ये आपको बताना है। बताओ भाई, क्वेश्चन का सही आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट? बिबिंस्की रिफ्लेक्स। ओके, एक बार ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा बिबिंस्की रिफ्लेक्स। और यहाँ पे आपको एक बात और बता देती हूँ स्टूडेंट कि रिफ्लेक्स अप टू 2 इयर्स तक के बच्चों में रहता है, उसके बाद धीरे धीरे डिसअपियर होना शुरू हो जाता है। ओके, इतना ध्यान रखिएगा। चलिए आगे ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन है, सूती वस्त्रों को रखते समय फफूंद तथा मोल्ड से बचाने हेतु निम्न का प्रयोग किया जाता है। अगर आपको क्या करना है स्टूडेंट, सूती वस्त्रों को रखना है, मतलब एक तरीके से सर्दियां आने वाली हैं, गर्मियां जाने वाली हैं, आप सूती कपड़ों को स्टोर करके रख रहे हो, तो आप उसको फफूंद और मोल्ड से बचाने के लिए किस चीज़ का उपयोग करोगे, है ना। आप क्या चाहते हो? उसे फफूंद से और मोल्ड से बचाना चाहते हो, किस चीज़ का इस्तेमाल करोगे स्टूडेंट? ये आप लोगों का क्वेश्चन है। अब बताइए मुझे जल्दी से आंसर क्या बनेगा। नीम की पत्ती और मोथ बॉल्स, मसलिन क्लॉथ, न्यूज़पेपर, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट।
क्या बनेगा स्टूडेंट हमारे क्वेश्चन का सही आंसर? बताइए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर स्टूडेंट? हमारा क्वेश्चन का सही आंसर क्या बैठेगा? क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा वेरी गुड, ऑल ऑफ द अबव, है ना। यानी कि हमें ये सारी चीज़ें, सारी प्रैक्टिसेस हम अपना सकते हैं, चाहे तो हम नीम की पत्ती रख दें, मोथ बॉल्स रख दें, मसलिन क्लॉथ रख दें, न्यूज़पेपर रख दें, सारे ऑप्शंस करेक्ट हैं। ओके, चलिए आगे देखिएगा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। क्या दिया गया है? ऊर्जा प्रदान करना तथा शरीर निर्माण करना भोजन का कैसा कार्य होता है? ठीक है, अगेन क्वेश्चन है। कल कुछ और तरीके से था, आज कुछ और तरीके से है, क्योंकि क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस टॉपिक से एक तो आना ही आना है। ओके, क्वेश्चन है ऊर्जा प्रदान करना तथा शरीर निर्माण करना भोजन का कैसा कार्य होता है? सामाजिक, मानसिक, शारीरिक, सभी विकल्प गलत है। बताइए स्टूडेंट, अगर भोजन हमारे शरीर को क्या कर रहा है? ऊर्जा प्रदान कर रहा है, प्लस बॉडी बिल्डिंग का काम कर रहा है, तो वो भोजन का कैसा फंक्शन हो सकता है? ये आप लोगों को आंसर बताना है। बताइए स्टूडेंट, क्या बनेगा क्वेश्चन का सही आंसर? स्टूडेंट एक बार ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा शारीरिक कार्य। ओके, ये भोजन का कैसा कार्य होगा स्टूडेंट? शारीरिक कार्य होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन देखो स्टूडेंट अच्छे से, क्वेश्चन है यह बुनाई टॉवल तथा नैपकिन बनाने में काम में ली जाती है। आपको बताना है कि इनमें से ऐसी कौन सी बुनाई है जिसको आप टॉवल बनाने में और नैपकिन बनाने में इस्तेमाल करते हैं। बताइए स्टूडेंट, एंड ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये आप खुद देख लीजिएगा कि आपके एग्जाम में ना मिल जाए आपको। ठीक है, सो यह बुनाई टावल तथा नैपकिन बनाने में काम में ली जाती है, ये कौन सी बुनाई होती है? जैकॉर्ड बुनाई। अब एक बात का ध्यान रखना, जो जैकॉर्ड वीव है ना, वो जोसेफ मैरी जैकॉर्ड के नाम पे जैकॉर्ड लूम पर बनाई जाती है। काफ़ी कॉम्प्लेक्स, काफ़ी जटिल बुनाई होती है। ओके, डॉबी बुनाई जो होती है स्टूडेंट, उसे डॉबी अटैचमेंट लगा के बनाया जाता है। इसके लिए 32 हार्नेस वाला हमें लूम चाहिए होता है, ऐसा लूम जिसमें 32 हार्नेस होते हैं। ओके, देन लीनो बुनाई को गॉज बुनाई भी कहते हैं स्टूडेंट, जैसे मच्छरदानी होती है ना, वो आपकी लीनो बुनाई का ही उदाहरण होती है। ओके, एंड क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट? यहाँ पे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा पाइल वीव। आपको पता है ना, जो पाइल वीव होती है वो इस तरीके की बुनाई होती है। ओके, इसमें क्या किया जाता है? ऊपर से कट कर दिया जाता है, तो ये आपके फर से निकल जाते हैं। ओके, सो ये पाइल वीव होती है। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा, इसमें ये ऊपर वाले पोर्शन को लूप बनने के बाद कट कर दिया जाता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन है उपभोक्ता का वह अधिकार जो उसे खरीदने से पहले सभी विकल्पों की तुलना करने की अनुमति देता है, वो आखिर कौन सा अधिकार होता है? क्वेश्चन देखो कि उपभोक्ता का वो कौन सा अधिकार है जो उसे किसी भी सामान को खरीदने से पहले सभी विकल्पों की तुलना करने की अनुमति प्रदान करता है, ये आप लोगों को बताना है। बताइए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा? उपभोक्ता का वो कौन सा अधिकार है स्टूडेंट जो उसे खरीदने से पहले सभी विकल्पों की तुलना करने की अनुमति देता है, वो आखिर कौन सा आपका क्या होता है स्टूडेंट? अधिकार होता है। बताइए, सुरक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार और चयन का अधिकार। सब लोग आंसर लगाएंगे और बताएंगे कि क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा। देखिए यहाँ पे सिंपल हमें समझ में आ रहा है कि हम बात कर रहे हैं कि जो हमें चाहिए ना, जो हमें परचेस करना है, हम उसे कंपेयर कर सके फिर अपने लिए खरीदे, तो क्या होगा? ये हमारा चयन का अधिकार कहलाएगा, है ना। हम अगर किसी चीज़ को खरीदना चाहते हैं तो ये हमारे पास हक है कि हम उसको अपनी इच्छा से चॉइस करेंगे और वो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं क्या दिया गया है स्टूडेंट। एस्बेस्टस तथा फाइबर ग्लास निम्न का उदाहरण होता है। आपको बताना है जो एस्बेस्टस है और जो फाइबर ग्लास है वो निम्नलिखित में से किसका उदाहरण होता है? ब्लेंडेड, आर्टिफिशियल, रीजनरेटेड एंड मिनरल। बताइए स्टूडेंट, क्वेश्चन का आंसर आपका यहाँ पे क्या जाएगा?
Asbestos and fiberglass are example of blended fiber, artificial fiber, regenerated fiber और mineral fiber. अब देखो blended fiber कौन से होते हैं, जिसमें दो जो आपके क्या होते हैं स्टूडेंट, अलग अलग रेशे होते हैं, है ना, दो रेशों को क्या कर दिया जाता है, मिलाया जाता है ना। जैसे कि हमने क्या कर दिया, कॉटन के साथ में हमने मिला दिया वूल, तो क्या बन गया, कॉट्स वूल। ओके, तो ये हो गया ब्लेंडेड। आर्टिफिशियल वो होते हैं जिन्हें सिंथेटिक भी कहते हैं और मैनमेड भी कहते हैं, है ना। रीजनरेटेड वो होते हैं जो नेचुरल बेस के साथ में, रॉ मटेरियल के साथ में, जो कि नेचुरल रॉ मटेरियल होता है, उसमें आर्टिफिशियल रिएक्शन करके तैयार किए जाते हैं, यानी कि केमिकल रिएक्शन करके तैयार किए जाते हैं। तो क्वेश्चन का सही आंसर क्या बनेगा, मिनरल फाइबर। ओके, क्या बनेगा स्टूडेंट, क्वेश्चन का सही आंसर मिनरल फाइबर। आपके रीजनरेटेड का एक उदाहरण क्या हो सकता है स्टूडेंट, रेयॉन हो सकता है, क्योंकि रेयॉन का रॉ मटेरियल क्या है, कॉटन है, एंड प्लस उसमें क्या किया गया है, केमिकल्स मिलाए गए हैं। ओके, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन आपके सामने है, बच्चों के लिए वस्त्रों का चयन करते समय निम्न बातों को ध्यान में रखना चाहिए। अगर आप क्या कर रहे हो भाई, बच्चों के लिए वस्त्रों का चयन कर रहे हो, तो आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना जरूरी है, ये आप लोगों का क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। तो बताइए स्टूडेंट, बच्चों के लिए वस्त्रों का चयन करेंगे तो ध्यान में किन किन बातों को हमें रखना पड़ेगा। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, आंसर लगाना शुरू कीजिएगा कि बच्चे जो होते हैं, बच्चों के जो वस्त्रों का चयन हमें करना होता है, तो हम किस प्रकार करते हैं। ओके, बताइए। सभी लोग चुनेंगे आंसर और बताएंगे कि क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा। दे शुड बी लार्ज इन साइज, नो, बिल्कुल भी नहीं। दे शुड बी ऑफ लाइट एंड डल कलर्स, नो, बिल्कुल भी नहीं। सो ये तो हमारे कट गए दोनों आंसर, तो ये तो आंसर होगा नहीं। क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिएगा कि वस्त्र मजबूत होना चाहिए तथा आसानी से धुलने वाला होना चाहिए। ओके, कैसा होना चाहिए स्टूडेंट्स, जो वस्त्र है एक तो हो मजबूत और एक ऐसा हो जो इजीली वॉशेबल हो, यानी कि आसानी से धुलने वाला होना चाहिए। ओके, ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे देखो स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन है धब्बे छुड़ाने के लिए। ओके, एक बार ध्यान से देख लीजिएगा कि धब्बे छुड़ाने हेतु निम्न विलायक उपयोग में लाए जाते हैं। आपको बताना है द सॉल्वेंट यूज फॉर स्टेन रिमूवल आर। भाई अगर हमें धब्बे छुड़ाने हैं कपड़ों पे से, तो हमें किस प्रकार के विलायक को उपयोग में लाना चाहिए। कौन सा ऐसा सॉल्वेंट है स्टूडेंट जिसको हम उपयोग में लेके आएंगे हमें अगर धब्बे छुड़ाने हो तो। बताओ भाई, क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा। अगर आपको धब्बे छुड़ाने हैं तो आप किस चीज़ के, मतलब कौन सा विलायक ऐसा होगा जिसको आप यूज़ करोगे, जिसको आप उपयोग में लेकर आओगे। बताओ भाई जल्दी से, क्या बनेगा क्वेश्चन का सही आंसर स्टूडेंट्स, बताइए मुझे एक बार। क्वेश्चन का सही आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट्स, सब लोग आंसर देंगे। क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा ऑल ऑफ दीज, यानी कि हम पेट्रोल का भी यूज कर सकते हैं, बेंजीन का भी यूज कर सकते हैं, एंड ईथर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारी चीजें यूजफुल हैं स्टूडेंट, इन सब का इस्तेमाल किया जा सकता है। ओके, इतना ध्यान रखिएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन है स्टूडेंट, निम्न के उपयोग से सल्फर डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है जिससे भोजन में सूक्ष्म जीवी नष्ट होते हैं तथा उनका प्रवेश नहीं होता है, वह कौन है। आपको इन चारों में से वो कौन सी चीज, देखो चारों रासायनिक पदार्थ हैं, है ना। आपको बताना है कि इन चारों रासायनिक पदार्थों में से वो कौन सा रासायनिक पदार्थ है जिसके उपयोग से सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी और भोजन में जितने भी सूक्ष्म जीवी हैं वो नष्ट हो जाएंगे और प्रवेश वैध हो जाएगा, यानी कि एक तरीके से प्रवेश उनका निषेध हो जाएगा, है ना, प्रवेश नहीं हो पाएगा। सो मुझे बताइए वो इनमें से क्या चीज होगी। ये आपको बताना है कि वो इनमें से क्या ऐसा आपका पदार्थ है जिसका उपयोग करने से ये सारी चीजें पॉसिबल हो पाएंगी। बताओ भाई क्या बनेगा क्वेश्चन का सही आंसर स्टूडेंट। क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा यहाँ पे पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट। एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट, जो कि एक तरीके का प्रिजर्वेटिव होता है। ओके, एक परिरक्षक होता है जिसका इस्तेमाल हम भोज्य पदार्थों को परिरक्षित करने के लिए करते हैं। आगे देखिए
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है स्टूडेंट, आपके सामने है। क्वेश्चन है, वह बैंक खाता जिससे धनराशि प्रतिदिन केवल चेक द्वारा निकाली जा सकती है। आपको बताना है स्टूडेंट कि वो कौन सा बैंक अकाउंट है जिससे अगर आपको धन निकालना है रोजाना तो आपको केवल चेक के माध्यम से ही निकालने के लिए मिल सकता है, अदरवाइज आप नहीं निकाल पाएंगे। ओके, एक ऐसा बैंक खाता जिससे धनराशि प्रतिदिन केवल चेक द्वारा निकाली जा सकती है, वो आपका कौन सा बैंक खाता होता है? बताइए स्टूडेंट, क्या बनेगा हमारे क्वेश्चन का सही आंसर? सबको आंसर देना है, बताओ भाई। ऐसा कौन सा बैंक अकाउंट है स्टूडेंट जिससे अगर आपको धनराशि निकालनी है तो आपको सिर्फ चेक के माध्यम से ही निकालने के लिए मिल सकती है, अगर आप उसको डेली निकालना चाहते हो? ठीक है, क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा स्टूडेंट? आपका करंट अकाउंट। एक बार ध्यान से देख लीजिए, क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट करंट अकाउंट, क्योंकि करंट अकाउंट से आप दिन में कई बार पैसा निकाल सकते हो, पर विद द हेल्प ऑफ चेक। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? क्वेश्चन आपके सामने है, भोजन खमीरीकरण की प्रक्रिया हेतु यह कथन सही है। आपको फूड के फर्मेंटेशन से रिलेटेड इनमें से एक सही स्टेटमेंट को चुनना है, तो पहचानिए वो स्टेटमेंट क्या होगा। इस प्रक्रिया में उत्पन्न अल्कोहल तथा अम्ल सूक्ष्मजीवों की वृद्धि को रोकते हैं। विटामिन सी तथा बी कॉम्प्लेक्स की मात्रा बढ़ती नहीं है, तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा स्टूडेंट। शरीर को आसानी से पोषक तत्व नहीं मिलते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। उनकी पाचन शक्ति परिवर्तित नहीं होती है, ये भी गलत हो जाएगा। सो हमें बिल्कुल सीधे सीधे समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट? क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि अल्कोहल एंड एसिड प्रोड्यूस ड्यूरिंग द प्रोसेस। ओके, क्या हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का सही आंसर स्टूडेंट? कि अल्कोहल एंड एसिड प्रोड्यूस ड्यूरिंग द प्रोसेस, है ना? यही हमारा यहाँ पे क्या बनेगा स्टूडेंट? सही आंसर बनेगा। ओके, चलिए आगे ध्यान से देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है स्टूडेंट? क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे एंड आंसर लगाना शुरू करेंगे। क्वेश्चन है, पहले किए गए सफल प्रबंधन से तुलना करने हेतु प्रबंधन का मूल्यांकन क्या कहलाता है? पहले किए गए सफल प्रबंधन से, यानी कि अगर हमने मान लीजिए कोई मैनेजमेंट पहले ही कर रखा है और उसमें हम सक्सेसफुल हुए हैं, तो हमने जो बाद में मैनेजमेंट किया है हम उसको तुलना कर रहे हैं, इस वाले रिजल्ट की उस वाले रिजल्ट से हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट? तुलना कर रहे हैं। तो ऐसा वाला मूल्यांकन क्या कहलाता है, ये आपको बताना है। बताइए स्टूडेंट, ऐसे मूल्यांकन को आप क्या कहोगे जिस मूल्यांकन में कंपैरिजन किया जा रहा है पुराने वाले से नए वाले का? ये आपको बताना है। बताइए क्या बनेगा क्वेश्चन का सही आंसर? सब लोग आंसर देंगे स्टूडेंट के क्वेश्चन का सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। अब देखो एक बात आपको मैं बता देती हूँ कि जो एब्सोल्यूट इवैल्यूएशन होता है ना, ये पूर्ण मूल्यांकन होता है। इसमें कोई आपका जो कंपैरिजन है वो नहीं किया जाता है ना। जो आपका एब्सोल्यूट इवैल्यूएशन है ये पूर्ण मूल्यांकन होता है, विस्तार मूल्यांकन होता है। इसमें समय भी अधिक लगता है, पूरी देखभाल करके ढंग से जांच की जाती है और इसमें कोई कंपैरिजन नहीं किया जाता। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन का सही आंसर क्या बनेगा आपका? रिलेटिव मूल्यांकन। ओके, क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? रिलेटिव मूल्यांकन आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें कंपैरिजन किया जाता है। अच्छा, ये जो दोनों मूल्यांकन है ना, ये काम पूरा होने के बाद किए जाते हैं, यानी कि पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद हम इसको करते हैं। जबकि ऑन गोइंग मूल्यांकन जो होता है इसको हम तब करते हैं जब हमारा काम जारी होता है ना। यानी कि जब हम उसे इम्प्लीमेंट करते हैं अपने मैनेजमेंट को, तब हम साथ साथ जो मूल्यांकन करते हैं ये देखने के लिए कि काम ठीक से हो रहा है या नहीं, वो हमारा ऑन गोइंग मूल्यांकन होता है। जबकि ये दोनों मूल्यांकन जो हैं आपके एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव, ये काम पूरा होने के बाद किए जाते हैं। इनमें ये भी एक डिफरेंस है। ओके, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट। क्या दिया गया है? किशोरावस्था हेतु यह कथन सत्य है। आपको बताना है, द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट एडोलेसेंस। यह भावनात्मक उथल पुथल की उम्र है, यह अपनी पहचान ढूंढने की उम्र है, यह लैंगिक विकास की उम्र है। सभी विकल्प सही हैं। बताइए क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा? अब देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि तीनों आंसर में पॉजिटिव हमें एक फीडबैक दिख रहा है
है ना, कि भाई भावनात्मक उथल पुथल की उम्र है, अपनी पहचान ढूंढने की उम्र है, यह लैंगिक विकास की उम्र है। सो यहाँ पे तीनों चीजें बिल्कुल डायरेक्टली रिलेट कर रही हैं एडोलसेंस के आपके टाइम पीरियड से, है ना। सो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन का सही आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट? ऑल ऑफ दीज हमारा सही आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन का सही आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट? ऑल ऑफ दीज हमारा सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ये हमारी जो एज होती है वो हमारे इमोशनल एक तरीके से डिस्टर्बेंस की, है ना, हमारी आइडेंटिटी की, हम अपनी आइडेंटिटी को सर्च करते हैं, आइडेंटिटी हमारी बहुत ज़्यादा इस टाइम पे हमें रहता है कि हमारी पहचान हो, हमारी पहचान हो, है ना, एंड सेक्शुअल डेवलपमेंट भी होता है इसी टाइम पे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं क्या दिया गया है। मून फेस निम्न का लक्षण होता है। आपको पहचानना है कि जो चंद्रमा जैसा मुख हो जाता है बच्चे का, वो आखिर किसका लक्षण होता है, बताइए। आपको बताना है कि ऐसी कौन सी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है जिसमें बच्चे का चेहरा चंद्रमा के समान हो जाता है। ये चारों की चारों स्टूडेंट क्या दी गई हैं? डेफिशिएंसी दी गई हैं। ये चारों की चारों कमियां हैं, है ना। ये देखो, आपकी मिनरल की कमी है, ये विटामिन की कमी है, ये आपकी प्रोटीन की कमी है, ये भी प्रोटीन और एनर्जी दोनों की कमी है ना। सो आपको क्या बताना है कि ये जो आपका मून फेस वाला सिम्टम है ये कहाँ देखने के लिए मिलता है स्टूडेंट? क्वाशियोरकर में देखने के लिए मिलता है। ओके, इतना ध्यान रखेंगे, ये कहाँ देखने के लिए मिलता है? क्वाशियोरकर में देखने के लिए मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन आपके सामने है, भोजन के परिरक्षण हेतु अम्लीय माध्यम निम्न के उपयोग से पाया जा सकता है। अगर आपको क्या करना है स्टूडेंट, एसिडिक मीडियम फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ फूड प्रोडक्ट्स कैन बी अचीव्ड बाय एडिंग। आपको बताना है कि आप फूड को प्रिजर्व करना चाहते हो, उसको आपके लिए एसिडिक मीडियम चाहिए, है ना। आपको क्या करना है? फूड को प्रिजर्व करना है, उसके लिए आपको एसिडिक मीडियम चाहिए। तो आप इनमें से किस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं? विनेगर, नींबू का रस, सिट्रिक एसिड, या फिर आपके सभी विकल्प सही हैं, बताइएगा क्या बनेगा क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर। हम ऐसा क्या कर सकते हैं, इनमें से किस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं जिससे हमें एसिडिक मीडियम मिल जाए कि हम अपने फूड को प्रिजर्व कर पाए? क्या बनेगा स्टूडेंट क्वेश्चन का सही आंसर? बता दो भाई जल्दी से। आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। आप विनेगर का भी यूज़ करते हो, लेमन जूस का भी यूज़ करते हो, सिट्रिक एसिड का भी इस्तेमाल करते हो, तो सभी विकल्प आपके लिए क्या रहेंगे स्टूडेंट? सही रहेंगे। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन आपके सामने है, ग्रेडल सूत निम्न का प्रकार होता है। आपको बताना है जो ग्रेडल यान होता है वो निम्नलिखित में से किस प्रकार का यान होता है? बता दो भाई जल्दी से। आपको बताना है जो ग्रेडल यान होता है स्टूडेंट वो किस प्रकार का यान होता है? सिंपल, टेक्सचर्ड, नोवेल्टी, और सभी विकल्प गलत हैं, बताइए। आपको बताना है जो ग्रेडल यान होता है स्टूडेंट वो आपका किस तरीके का यान होता है, बताइएगा। क्वेश्चन देखो अच्छे से और बताओ कि आंसर क्या होगा। ग्रेडल यान किस तरीके का उदाहरण होता है? तो क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट? नोवेल्टी यान। एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, जो ग्रेडल यान होता है वो एक तरीके का नोवेल्टी यान होता है, और दिखने में पता है कैसा होता है? एक आपका सीधा वाला स्ट्रेड है, ये 2 प्लाई यान से बनता है, पहले तो ये ध्यान रखना, ये 2 प्लाई यान से बनता है। ओके, एंड इसमें ना एक जो धागा होता है वो इस तरीके से थोड़ा उभरा हुआ होता है, मतलब मोटा सा होता है, एक पतला होगा एक मोटा होगा, यानी कि थोड़ा थोड़ा इस तरीके से बाहर की तरफ निकला हुआ जो होता है आपका, ऐसा वाला धागा बनता है। ठीक है, इतना आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं क्या दिया गया है स्टूडेंट। निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इनमें से गलत है। ओके, ऑप्शन ध्यान से देख लीजिएगा क्या दिए गए हैं। वृद्धि गुणात्मक होती है तथा विकास मात्रात्मक होता है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। विकास निरंतर होता है। वृद्धि को मापा जा सकता है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा वो स्टेटमेंट है जो सही नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? बताइए क्या बनेगा स्टूडेंट क्वेश्चन का सही आंसर? बताओ भाई जल्दी से। क्वेश्चन का सही आंसर क्या बनेगा? और आप ये भी ध्यान रखिएगा कि आपको यहाँ पे इनकरेक्ट वाला ऑप्शन चुनना है।
हमें कौन सा आंसर पहचानना है स्टूडेंट? इनकरेक्ट वाला आंसर। ठीक है, इतना ध्यान रखेंगे, हमें कौन सा आंसर पहचानना है स्टूडेंट? जो इनकरेक्ट वाला आंसर है हम उसे पहचानेंगे और बताएंगे कि यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा। क्वेश्चन का सही आंसर है ग्रोथ इज क्वालिटेटिव एंड वेयर्स डेवलपमेंट इज क्वांटिटेटिव, क्योंकि यही स्टेटमेंट गलत है। आपकी वृद्धि क्या होती है? मात्रात्मक होती है, और आपका विकास क्या होता है? गुणात्मक होता है। ओके, सो ये स्टेटमेंट आपका गलत स्टेटमेंट है, इसलिए ये आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि विकास तो निरंतर चलता है ना। वृद्धि एक निश्चित समय तक चलती है, वृद्धि को मापा भी जा सकता है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर भी होता है। सो ये तीनों आपके पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये एक नेगेटिव स्टेटमेंट है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट क्या दिया गया है। इस उम्र तक बच्चा बबलिंग करने लगता है। आपको बताना है कि वो कौन सी उम्र है जिसमें बच्चा बबलिंग करना शुरू कर देता है। ठीक है जी, बताइए कौन सी वो आयु है स्टूडेंट जिसमें बच्चा बबलिंग करने लगता है? ये आपको बताना है कि वो बच्चे की कौन सी एज है जिसमें बच्चा बबलिंग करने लगता है। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि बबलिंग होती क्या है। जब बच्चा म म द द ब ब प प इस तरीके के साउंड निकालता है ना, ये आपकी क्या कहलाती है? बबलिंग कहलाती है। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा, म द प है ना, ये भी बबलिंग है। अगर आप बात करते हो, एक है आपकी, अगर मैं स्टार्टिंग फेज की बात करूँ ना बबलिंग के, तो वो एक ही साउंड को निकालता है, म म म म द प प है ना, इस तरीके की साउंड को निकालता है बच्चा। सो ये जो कहलाती है ना, इसी को बबलिंग कहा जाता है स्टूडेंट, और इसका टाइम पीरियड क्या होता है? 5 से 6 महीने का होता है। ओके, जब बच्चा 5 से 6 महीने का होता है तब वो ये बबलिंग वाला जो एक तरीके से उसका लैंग्वेज है ये शुरू होता है। तो स्टूडेंट ये थे हमारे आज की क्लास के 30 क्वेश्चंस। ये सुपर 30 की सीरीज आप लोगों की चल रही है। आई होप आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक शेयर करिएगा भर भर के, और रेगुलर मेरे साथ जुड़ना ना भूले मेरे यूट्यूब चैनल होम साइंस जंक्शन पे। ऐसी क्लासेस मैं आप लोगों के लिए और लेकर आती रहूँगी, और आप लोगों के लिए जो यूजफुल कंटेंट है वो भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करती रहूँगी। तो आप लोग मेरे साथ जुड़ सकते हो स्टूडेंट, मेरे इंस्टाग्राम पे होम साइंस एजुकेशन कि भाई आप जुड़ सकते हैं स्टूडेंट @होम साइंस जंक्शन के नाम से आपको मेरा इंस्टाग्राम मिल जाएगा। आप लोग मेरे साथ जुड़ सकते हैं स्टूडेंट टेलीग्राम पे होम साइंस एजुकेशन बाय प्रेरणा वर्मा। ओके, सो बाय, गुड नाइट, टेक केयर। कल फिर से मिलते हैं। क्लास अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कीजिएगा, और रेगुलर मेरे साथ मेरी क्लासेस में जुड़ना ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर।